मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मेरे दिल के तार बज गए। ये सारा कमरा मोती और लाल फूलों से मैंने खुद अपने हाथों से सजाया था और ये सारी सजावट मैंने जिसके लिए की थी, आज वो इस कमरे में लाल लहंगा पहने, घूंघट निकाले इस बेड पर बैठी थी। मेरी आहट होते ही उसका सर कुछ ज़्यादा ही झुक गया। मैं कमरे में दाखिल होने से लेकर अब तक अपने दिल को ही संभालते जा रहा था, तो दूसरी तरफ वो बहुत नर्वस थी, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता भी चल रहा था। नर्वस तो खैर मैं भी था, क्योंकि यह मेरी पहली सुहाग रात थी और ऊपर से वो इतनी हसीन थी कि उसके सामने मैं खुद को बहुत कमतर महसूस कर रहा था। हालांकि मैं खुद भी काफ़ी हैंडसम था, लेकिन न जाने क्यों उसके सामने मुझे एक अजीब सी अपने अंदर कमी हो रही थी कि इतनी सुंदर लड़की आखिरकार में मेरी अर्धांगिनी बन ही गई, जिसकी मुझे उम्मीद कम ही थी, क्योंकि यह काफ़ी अमीर लोग थे और उनके मुकाबले में हम मिडिल क्लास थे। भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास था। मेरी बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब भी थी। हमारी फैमिली भी छोटी सी थी। हम 3 बहन भाई थे, जिसमें 2 बहनें और मैं उनमें से बड़ा था, इसलिए पूरे घर का लाडला भी था। मेरी शायद ही कोई बात टाली गई, इसलिए जब मैं श्रद्धा का जिक्र घर में किया तो किसी को भी ऐतराज नहीं हुआ। सिर्फ मम्मी ने इतना कहा कि उनका स्टेटस काफ़ी हाई है, देख लो कहीं वो लड़की हमारे माहौल में एडजस्ट कर सकेगी या फिर नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि आपका बेटा किसी से कम है क्या, और एक लड़की को कामयाब, मेहनती और गुड कैरेक्टर लड़के के अलावा और क्या चाहिए होता है मम्मी। तो मम्मी मेरी बात पर मुस्कुरा पड़ी। बेटा, आजकल की लड़कियां हमारे वक्तों की माँ बाप के सामने सर झुकाने वाली नहीं रही, उनके मुंह में जुबान है। और जिस लड़की का तुम जिक्र कर रहे हो ना, यह तो मुझे अपने माँ बाप की बहुत ही लाडली लगती है। तो मैं एकदम ही मम्मी की गोद में सर रखकर कहने लगा, आपका बेटा भी तो लाडला है। अच्छा है, 2-2 लाडले अगर इस छत के नीचे जमा हो जाएं तो क्या हर्ज है। मेरी बात पर सब लोग हंसने लगे। मेरी बहनों ने जैसे ही मेरी पसंद का जिक्र सुना था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और श्रद्धा से मिलने के लिए उसके घर जाना चाहती थी। लेकिन मम्मी ने कहा कि ऐसे मुंह उठाकर हमें उनके घर जाना कुछ शोभा नहीं देता। बेहतर है किसी दूसरे से पहले बात की जाए, जो उनके घर जाकर उनकी मर्जी पता कर सके, तो ही हमें उनके घर जाना चाहिए। मम्मी की बात सुनकर सभी ने हामी भर ली। तभी मम्मी ने मेरे दोस्त की माँ के सामने ये बात रखी और उनसे कहा कि आप लड़की वालों के घर जाकर पहले बात कर ले, ऐसा ना हो कि उन्होंने उसका रिश्ता कहीं तय कर दिया हो। तो मम्मी की बात सुनकर गीता आंटी ने कहा, इतना तो पता है कि उन्होंने अपनी बेटी का कहीं पर भी रिश्ता तय नहीं किया हुआ, लेकिन चले मैं फिर भी उनसे बात कर लेती हूँ, फिर आपको बता दूंगी। उसके बाद जैसे आपको ठीक लगे आप बात कर लीजिएगा। गीता आंटी ने 4 दिन बाद ही सारी बात मम्मी के सामने रख दी, तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मैंने यह खबर सुनते ही मम्मी से कहा कि फौरन चलते हैं, लेकिन मम्मी मेरी जल्दबाजी पर हंसने लगी और मेरे कंधे पर एक हल्की सी चपत लगाकर कहने लगी कि ऐसे किसी के घर नहीं जाते पागल, कुछ मिठाई फ्रूट्स के साथ उनके घर जाएंगे, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। और फिर मम्मी ने बाजार से मिठाई और फ्रूट्स मंगवाए, उनको अच्छी तरह से टोकरी में पैक करवा के उनके घर गए। उनके बारे में पता चला कि उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन जब चाय लेकर उनकी बेटी अंदर आई तो आंटी ने उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, ये हमारी बेटी दिव्या है। जबकि मैं, मम्मी और मेरी बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हम दूसरी छोटी का रिश्ता तय करने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने बातों ही बातों में हमें ये बता दिया कि वो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करेंगे। तो मम्मी ने बड़ी परेशानी से गला साफ करते हुए उन्हें बताया कि दरअसल हम अपने बेटे मनोज के लिए श्रद्धा का रिश्ता मांगने आए हैं। तो आंटी के चेहरे का रंग उड़ गया, हम भी चुप हो गए। दरअसल हमें उनकी बड़ी बेटी बिल्कुल भी पसंद ना आई। वो एक सिंपल और घरेलू टाइप सी लड़की थी, जबकि मुझे चंचल लड़कियां पसंद थी, इसलिए मेरी नज़र श्रद्धा पर जाकर ठहरी थी। श्रद्धा से मेरी पहली मुलाकात अपने दोस्त की शादी में हुई थी, जहां मैं भी अपनी फैमिली के साथ इनवाइटेड था। मेहंदी की रात थी, सुंदर सुंदर लड़कियां तेज भड़कीले ड्रेसेस में मेहंदी की फंक्शन की जान बनी घूम रही थी।
उन्हीं में मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो मेहंदी के गाने पर लड़कियों के झुंड में डांस कर रही थी। मेरी नज़र उस पर क्या पड़ी कि मैं वहीं खड़े के खड़े अपना दिल हार बैठा। मैंने वहीं खड़े खड़े मम्मी को उसके बारे में बता दिया तो मम्मी हंसने लगी कि बेटा तेरी उम्र ही ऐसी है, तुझे हर लड़की अच्छी लगेगी। तो मैंने उससे कहा कि मम्मी मैं इस बार वाकई सीरियस हूँ, प्लीज़ किसी आंटी से पूछिए। इस बार मम्मी ने मेरी तरफ गौर से देखा जहाँ पर गंभीरता दूर दूर तक फैली हुई थी। तो मम्मी को लगा कि इस बार मामला काफ़ी हद तक अलग है। और यूँ हमारी बात चलते चलते आज हम श्रद्धा के घर में बैठे हुए थे, लेकिन उसकी माँ आंटी ने ड्राइंग रूम में जिस लड़की को बुलवाया वो उसकी बड़ी बहन थी, जिसके माथे पर काला बड़ा सा जन्म चिन्ह का निशान भी था। वो लड़की चाय की ट्रे रखकर हमारे पास ही बैठ गई। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी माँ ने उसे समझाया हो कि वो ही ट्रे लेकर आएगी, जबकि इस दौरान एक बार भी ड्राइंग रूम में श्रद्धा नहीं आई। हालांकि मेरी निगाहें श्रद्धा को ही ढूंढ रही थी। आंटी हमारा इरादा जानने के बाद भी अपनी बड़ी बेटी दिव्या के सुघड़पन की तारीफें किए जा रही थी। वो उसके गुण लगातार गाए जा रही थी, जबकि हम सभी उनकी बातें सुन सुनकर बोर हो रहे थे। वो भी ये महसूस कर चुकी थी कि अचानक मम्मी ने कहा कि आपकी छोटी बेटी श्रद्धा भी तो है। तो आंटी ने कहा कि जी वो इस वक्त ट्यूशन गई हुई है, दरअसल उसके पेपर हो रहे हैं। जबकि हमारी बेटी दिव्या अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी है और हम अब इसकी शादी का सोच रहे हैं। जाहिर है ये हमारी बड़ी बेटी है, तो पहले हम इसकी शादी करेंगे। जैसे वो बातों ही बातों में हमें बता रही हो कि अगर रिश्ता करना है तो पहले दिव्या का रिश्ता करना, वरना हमारी तरफ से तो हरी झंडी समझे। मैं इन सारी बातों में परेशान हो रहा था। मैंने मम्मी को उंगली मारकर आंखों ही आंखों में इशारा किया तो मम्मी ने आंटी से धीरे से कहा कि हम तो दरअसल श्रद्धा के लिए आए हैं। भगवान आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता भी किसी अच्छी जगह करे, लेकिन हमें तो श्रद्धा ही पसंद है। मम्मी की बात सुन के आंटी जैसे चुप सी हो गई। उनके चेहरे पर एक उदासी छा गई और वो लड़की दिव्या हमारी बात सुन के फौरन ही कमरे से बाहर चली गई। ड्राइंग रूम में अब एक अजीब सी खामोशी थी और मेरा दिल डूब रहा था कि ये ना हो कि आंटी इनकार कर दे, जिसके चांसेस काफ़ी हद तक मुझे लग भी रहे थे। लेकिन आंटी चुप ही रही। उन्होंने इस पर कोई हाँ या ना नहीं किया और हम उठकर घर से बाहर आ गए। मम्मी ने सारी बात गीता आंटी को बता दी और उन्होंने कहा कि वो इस मामले को किसी तरह से हल कर दे। अगर लड़की वाले राजी हो जाएंगे तो हम बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक ही इकलौता बेटा है और उसकी शादी का अरमान हम सब घर वालों को शिद्दत से है। मम्मी की बात गीता आंटी बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उन्होंने लड़की की माँ से बात की और उन्हें समझाया कि रिश्ता अच्छा है। लड़का बैंक में नौकरी करता है, घर भी उनका अपना है, और क्या चाहिए। अब आप भगवान का नाम लेकर पहले छोटी बेटी की शादी कर दें, फिर भगवान ने चाहा तो दिव्या के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा, उसकी भी शादी हो जाएगी। लेकिन उसके इंतजार में छोटी का रिश्ता ना करना भी तो गलत बात है, क्योंकि दिव्या के रिश्ते के इंतजार में छोटी को बिठाना ठीक नहीं है। बड़ी की तरह कहीं छोटी की उम्र भी निकलती ना चली जाए। गीता आंटी की बात सुनकर आंटी डर सी गई, क्योंकि वो काफी समय से अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही थी। पहले तो कोई रिश्ता उसके लिए आता ही नहीं था, और अगर कोई रिश्ता आ जाता तो एक बार दिव्या को देखने के बाद लड़के वाले फिर पलटकर ना आते। यूँ दिव्या घर में बैठे बैठे अब काफी उम्र की दिखाई देने लगी थी, इसलिए आंटी थोड़ी सी परेशान भी थी। अब तक बड़ी का रिश्ता नहीं हुआ और छोटी की उम्र भी अब शादी को पहुंचने वाली है। वो कब तक बड़ी के इंतजार में छोटी को भी लटका के रखेंगे, इसलिए उनके घर में इस बारे में काफ़ी बातें हुई और आखिरकार उन्होंने हमें संदेश भेजा कि हमें श्रद्धा के लिए मनोज का रिश्ता पसंद है। तो मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि मुझे एक वक्त भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे दिल को श्रद्धा के नाम का रोग लग जाएगा, क्योंकि मुझे पहली ही नज़र में श्रद्धा से मोहब्बत हो गई थी और मैं दिन रात उसकी मोहब्बत में सुलग रहा था। जब तक आंटी ने हाँ नहीं की थी मैं अंगारों पर लौट रहा था। मैं ये तो नहीं जानता था कि श्रद्धा के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, लेकिन मुझे अपने बारे में इतना यकीन था अगर वो मुझे ना मिले तो शायद मैं किसी और से भी शादी करने के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। शायद दिल के मामले में ऐसे ही होते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे इस मुश्किल में से निकाल दिया
और मुझे मेरी श्रद्धा से मिलवा दिया। शादी की तारीख तय हो गई तो मैं उस दिन से ही ऑफिस से छुट्टी करने के बाद अपने कमरे की सजावट खुद अपने हाथों से करने लगा। इस दौरान मैंने कई बार श्रद्धा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा ही शर्मीली थी, इसलिए 3 या 4 मिनट से ज्यादा मुझसे बात नहीं करती थी। तो मैं अक्सर हंस देता कि चलो जब ब्याह कर आएगी तो मैं फिर उससे ढेर सारी बातें करके अपने दिल का अरमान पूरा करता रहूंगा। और ये ख्याल जब भी मेरे दिल में पैदा होता तो मेरे होठों पर श्रद्धा को याद करके एक खुशी की मुस्कुराहट उतरने लगी। मैं उसके पास आकर बैठ गया। वो थोड़ी सिमट गई। वो बार बार अपने चेहरे पर हाथ लगा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसे हैवी मेकअप से उलझन हो रही हो। तो मैंने उसे करने के लिए कहा कि आप अगर चाहे तो रिलैक्स होकर बैठ सकती हैं, लेकिन वो कुछ घबरा गई थी। मैं जैसे ही उसके पास गया कि उसका घूंघट उठा सकूं, तब एकदम ही वो बिदक कर पीछे हो गई और धीरे से मुझसे कहने लगी कि दरअसल मैं अपना मेकअप साफ करना चाहती हूँ। मुझे बहुत उलझन हो रही है। मैंने कभी इतना हैवी मेकअप नहीं किया। दिल तो चाहा कि उसे कह दूं कि तुम्हें मेकअप की जरूरत ही क्या है, तुम तो बिना मेकअप के ही इतनी हसीन हो, लेकिन दिल की बात मेरे दिल में ही रह गई क्योंकि मैं खुद भी काफी झिझक कर रहा था। तो मैंने उसे स्पेस देते हुए कहा कि ठीक है, आप वॉशरूम में जाकर अपना हाथ मुंह धो लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो अपना लहंगा संभालते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी तो मैं एक ठंडी सांस भरकर वहीं बैठ गया। मुझे लगा कि वो जल्द ही लौट आएगी, लेकिन उसने वॉशरूम में काफी देर लगा दी। तो मैंने अपनी शेरवानी उतारकर एक तरफ रखी और हल्के फुल्के कपड़े पहनकर दोबारा बेड पर आकर लेट गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। इसीलिए लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अचानक एक खटके से मेरी आंख खुली तो सामने वाला क्लॉक पे मेरी नजर गई तो मुझे बहुत हैरत हुई और मैं उठकर बैठ गया। मैंने दाएं बाएं नजर दौड़ाई तो मुझे कहीं नजर नहीं आई। तो क्या वो अब तक वॉशरूम में थी? मैं परेशान होकर बेड से उतर गया। मुझे सोए हुए 3 घंटे हो चुके थे, कहीं वो कमरे से बाहर ना चली गई हो। मैंने परेशान होकर सोचा अगर बाहर जाता हूँ तो मेहमानों से भरे घर में माँ बहनों से पूछता हुआ अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं अभी इसी उलझन में था कि अचानक मुझे वॉशरूम में हल्के से खटके की आवाज आई तो मेरी जान में जान आई। इसका मतलब वो जब से वॉशरूम में ही थी। मैं हल्के से दस्तक दी और वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने फिर उसे आवाज देकर पूछा, श्रद्धा तुम ठीक हो? क्या बात है, अब तक वॉशरूम में ही हो, खैरियत है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं वॉशरूम का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो श्रद्धा दीवार की तरह मुंह किए खड़ी थी। मैं हैरान हुआ कि ये इस तरह से क्यों खड़ी है। मैंने उसे पुकारा, श्रद्धा सब खैरियत है? तो वो मेरी तरफ मुड़ी। अचानक ही मेरी नजर उसके माथे पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई क्योंकि वो श्रद्धा नहीं बल्कि उसकी बहन दिव्या थी, जिसे देखकर मैं 2 कदम पीछे हटा और फिर तेजी से वॉशरूम से बाहर निकलकर आया तो वो भी एकदम से मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। मैं कमरे में दाएं बाएं अपनी नजरें दौड़ाने लगा कि आखिर श्रद्धा कहाँ गई कि अचानक मुझे लगा कि वो मेरे पीछे खड़ी है। तो मैं एकदम से उसकी तरफ मुड़ा। अरे दिव्या दीदी, आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? श्रद्धा कहाँ है? मेरी बात सुनकर उसने अपना निचला होठ दांतों से काटा और घबराए हुए अंदाज में बोली, श्रद्धा तो अपने घर में होगी। तो मैं बड़े हैरान होकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब आपका? श्रद्धा मेरी परमिशन के बगैर घर कैसे जा सकती है? तो मेरी बात सुनकर वो लगातार अपना होठ चबाने लगी। उसके अंदाज में बहुत घबराहट थी और आंखें झुकी हुई थी। मुझे दिव्या दीदी का ये अंदाज देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो श्रद्धा की तरह गोरी चिट्ठी तो न थी, लेकिन सांवली रंगत में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जो देखने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अचानक मेरी नजर उसके लहंगे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने बिल्कुल श्रद्धा की तरह ही लहंगा पहन रखा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि हो सकता है दोनों बहनों ने एक ही जैसा लहंगा शादी के लिए बनवाया होगा। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि शादी के मौके पर बहनें एक जैसे ही ड्रेस बनवाती हैं और दिव्या दीदी के दिल में अपनी बहन की तरह दुल्हन बनने के अरमान तो जागे ही होंगे, इसलिए दुल्हन की तरह का लहंगा बनवाकर पहन लिया। अचानक ही मुझे श्रद्धा का ख्याल आया तो अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं जरा श्रद्धा को फोन करके आता हूँ।
मैंने टेबल से फोन उठाया ही था कि उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि जरा मेरी बात सुनिए। तो मैं एकदम सीधा खड़ा होकर उनकी तरफ देखने लगा। दरअसल आपकी शादी मुझसे हुई है, श्रद्धा से नहीं। दिव्या की बात सुनकर मुझे बिजली का झटका लगा था और मैं 2 कदम पीछे खड़ा हो गया। ये क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? वो फिर से अपने होठ दांतों से काटने लगी। इम्पॉसिबल। आप शायद सपना देख रही हैं, क्योंकि आपको मुझसे शादी करने का बहुत अरमान था। मेरे ख्याल में आपको किसी बहुत अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। मैं आगे की तरफ बढ़ा ही था कि वो फिर से मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। ये सपना नहीं है मनोज, आपकी शादी मुझसे ही हुई है। उसका दूसरी बार इस तरह से कहना कि मैं झंझला गया, तो मैंने उसका हाथ जोर से पकड़कर झिंझोड़ दिया। देखो, अगर यह मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है। आप रिश्ते में श्रद्धा की बहन हो तो मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। बार बार अपने और मेरे रिश्ते को गलत नाम से मत पुकारे। तो वो एकदम रोने लगी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपकी पत्नी हूँ? मैं तो आपको पत्नी कबूल कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी शादी तो श्रद्धा से हुई है। वो श्रद्धा नहीं, मैं थी जिसके साथ आपने फेरे लिए हैं। तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। तुम लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हम रिश्ता श्रद्धा के लिए लेकर गए थे। मंगनी श्रद्धा के साथ हुई और शादी के टाइम तुम श्रद्धा की जगह क्यों बैठ गई? क्या चक्कर है? मैं फंसी फंसी आवाज में उसकी तरफ देखकर बोला था। वो लगातार रोए जा रही थी। ओह, अब मैं समझा कि तुम्हारी शादी के चक्कर में तुम्हारी माँ और तुमने मेरे साथ गेम खेली है। तुम्हें पता है कि ये कितना बड़ा धोखाधड़ी है तुम लोगों ने हमारे साथ की है। तुम लोगों को अंदाजा है कि तुम लोग ने क्या कर बैठे हो। मैंने चीख चीख कर कहा तो एकदम से वो सहम गई। फिर मैंने अपने कमरे में बेड के आसपास जितनी भी फूलों की लड़ियां थी वो सब तोड़ डाली और अपने बाल नोचते हुए कमरे से बाहर आ गया और मम्मी को जोर जोर से आवाज देने लगा। तो मम्मी और मेरी बहनें एकदम से चप्पल पहने बगैर ही कमरे से बाहर निकली। वो हैरान थी। मुझे इससे पहले उन्होंने कभी भी गुस्से में चीखते हुए घर से नहीं देखा था। वो तो सब मेरे आसपास जमा हो गए। तो मैं एकदम चीखकर बोला कि हमारे साथ धोखा हो गया, आप जाकर देखें कि कमरे में कौन है। तो मम्मी और बहनें एकदम से मुझे चुप करवाने लगी। धीरे बोलो, मेहमानों से घर भरा हुआ है। किसी के कानों में आवाज पड़ गई तो लोग क्या कहेंगे? मम्मी, आपको अभी भी लोगों की पड़ी है। आपके जवान इकलौते बेटे के साथ लोग फ्रॉड कर गए और आप अभी भी लोगों का सोचे जा रही हैं। तो मम्मी ने मेरी बहन से कहा कि इसे फौरन कमरे में ले जाओ, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। मेरी बहन मुझे पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे में ले आई और मम्मी मेरे बेडरूम में गई तो श्रद्धा की जगह दिव्या को देखकर मम्मी का दिल दहल कर रह गया। मम्मी ने कमरे में ही खड़े खड़े आंटी के घर फोन किया। पहले तो उन्होंने डर के मारे फोन ही नहीं उठाया और जब फोन आंटी के हस्बैंड ने रिसीव किया तो मम्मी ने बहुत बातें सुनाई और कहा कि आप लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड करके अच्छा नहीं किया। श्रद्धा का कहकर दिव्या को हमारे बेटे के बल्ले बांध दिया तो वह आए बाय करने लगे। दिव्या ये सारे मामले में चोर सी बनी खड़ा थी। घर में मौजूद सारे मेहमान का हमारे साथ होने वाले फ्रॉड का पता चल चुका था। मतलब अब ये बात हमारे घर से निकल चुका था, पूरे खानदान में फैलने वाली थी। मम्मी तो सर पकड़कर बैठ गई। उनका बीपी हाई होने लगा क्योंकि ये सब उनके इकलौते बेटे के साथ हुआ था जिसे वो किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेहमान धीरे धीरे घर जाने लगे और हम घर वाले इस सिचुएशन में अकेले रह गए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले में अब कैसे निपटे। जो भी था अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैंने सोच रखा था कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, लेकिन उस दौरान मम्मी इतनी बीमार हुई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। इस दौरान दिव्या ने मम्मी की बहुत सेवा की कि उसने नई शादीशुदा दुल्हन वाले कोई नखरे ना किए, बल्कि अगले दिन ही पूरा घर भी अपने हाथ में ले लिया। इसमें कोई शक नहीं कि वो काम में बहुत माहिर थी, बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाती थी। हम सब उसके गुणों की कद्र तो करते थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बन रही थी। मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था कि उसी दौरान मेरी दोनों बहनों के बहुत अच्छे घरानों से रिश्ते आ गए। तो मम्मी ने मुझे कहा कि जहाँ इतना टाइम सब्र किया है वहाँ थोड़ा और सब्र कर लो।
इस मौके पर अगर तुम्हारा ये मामला बिगड़ता है तो तुम्हारी दोनों बहनों के वो अच्छे रिश्ते हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरी दोनों बहनों के रिश्ते एक ही घर से आए थे, यानी वो दोनों भाई थे। मेरी दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कर जा रही थी, तो मम्मी को बहुत इत्मीनान हुआ। लड़के वालों को जल्दी थी क्योंकि दोनों को बाहर जाना था और वो चाहते थे कि शादी होते ही अपनी पत्नियों को भी साथ लेकर जाएं। तो घर में एकदम फिर से शादी वाला माहौल पैदा हो गया और मेरा मामला एक बार फिर रह गया। दिव्या ने इस मुश्किल मोड़ पर भी एक बार फिर कमर कस ली। वो हर मामले में आगे आगे रहने लगी, हर काम चुटकियों में कर लेती। बाजार के चक्कर के साथ साथ घर के काम काज में भी उसने मम्मी और बहनों का बहुत हाथ बटाया था। इसी दौरान मुझे अपने एक कलीग में इंटरेस्ट पैदा हो गया। मैंने उससे कुछ भी ना छुपाया। अपनी पहली शादी जिस फ्रॉड तरीके से हुई वो सारी बातें उसे बता दी। तो इस मौके पर उसने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई। उसके बात करने का अंदाज मुझे इतना भा गया कि मैंने सोच लिया अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरी पार्टनर इसके जैसी ही होनी चाहिए। मैंने कई बार मजाक मजाक में उसे ये बात कही तो उसने एक दिन मुझसे कहा, पार्टनर मुझ जैसी ही क्यों, मैं ही क्यों नहीं। उसने ये बात ऐसे ही की थी, लेकिन मेरे दिल को अच्छा लगी तो मैं उसी वक्त उसे प्रपोज कर दिया। तो वो बहुत हैरान हुई, फौरन ही हाँ कर दी। फिर मैंने घर जाकर मम्मी को अपने फैसले के बारे में बताया। मम्मी को भला क्या ऐतराज हो सकता था। फिर हमारी झट मंगनी और शादी हो गई। मैंने दिव्या को धक्के मारकर उसके माँ बाप के घर भेज दिया क्योंकि मैं यह समझता था उसके साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। लेकिन दूसरी शादी करने के कुछ ही दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि जानवी सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत है, मगर उसे घरदारी में कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ तक कि मम्मी की बीमारी में भी उनका हालचाल नहीं लेती, न ही वो सबके साथ मिलकर बैठती। ऑफिस से घर और घर से शाम को आउटिंग अपने दोस्तों के साथ निकल जाती। कई बार उसने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए घर पर भी बुलाया। हमारे घर का यह माहौल तो था ही नहीं। मम्मी तो यह देखकर ही मुझसे लड़ने लगी कि उसके सारे दोस्त लड़के हैं तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं। तो मैं मम्मी को क्या बताता कि उसे जब भी इस बारे में टोका तो वो मुझे फौरन ही तलाक की धमकी देने लगती है। जैसे तैसे करके शादी को 1.5 साल हो गया, लेकिन घर में एक सेकंड का भी सुकून ना रहा। मम्मी इस उम्र में भी घर के सारे काम खुद करती, तो मैंने मजबूरन मम्मी के लिए एक नौकरानी रखवा दी। लेकिन उस पर भी हमारे घर में एक तमाशा खड़ा हो गया। जानवी अपने कामों के लिए नौकरानी को आवाज देती तो मम्मी अपने कामों के लिए नौकरानी को देर सवेर होने पर हंगामा खड़ा कर देती। इस लड़ाई झगड़े को देखकर नौकरानी ने खुद हमारे घर काम करने से जवाब दे दिया। मम्मी ये सारे हालात से बहुत परेशान थी और अब तो वह बीमार भी रहने लगी थी। लेकिन इसी दौरान जानवी ने मुझे कहा कि हम क्यों ना अलग हो जाएं। मैं रोज रोज इस चीख से तंग आ चुकी हूँ, लेकिन मैं उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गया क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अगर मैं उनको बीमारी और बुढ़ापे में छोड़कर अलग हो जाता तो उनका ख्याल रखने वाला और कोई भी नहीं था। पहले मेरी बहनें माँ की खबर लेती रहती थी, लेकिन अब तो वो दोनों भी बाहर चली गई थी। वैसे मेरा दिल ही नहीं मानता था कि मैं बिल्कुल ही अपने माँ बाप को बेसहारा करके घर से चला जाऊं। जानवी के तकाजे रोज रोज बढ़ने लगे, तो जब उसने देखा कि मैं उसकी बात नहीं मान रहा तो उसने घर छोड़ दिया। उस दिन मम्मी बहुत रोई। वो कहने लगी, मुझे लगता है कि जैसे हमें दिव्या की बद्दुआ लग गई है। माना दिव्या का मामला थोड़ा सा गलत जरूर हुआ, लेकिन वो बच्ची बहुत ही अच्छी है। इतने बड़े घर की होने के बावजूद उसने हमारे घर में एडजस्ट होने की कोशिश की। मम्मी की बात सुनकर मुझे भी एहसास हुआ मैंने अभी तक दिव्या को तलाक नहीं दी थी। 2 दिन मम्मी ने मुझे झिझकते हुए कहा कि बजाय इसके तुम अब तीसरी पत्नी को तलाश करो और ना जाने वो कैसी निकले। बेहतर है कि तुम दिव्या को घर ले आओ। जाओ, मुझे उम्मीद है कि वो लड़की तुम्हारे साथ आ जाएगी। अगर तुम उसे लेने के लिए जाओगे मम्मी, अब मैं उसे लेने किस मुंह से जाऊंगा। न जाने वो लोग क्या सोचेंगे। मेरी दूसरी शादी की नाकामी की खबर उन तक भी पहुंच गई होगी। अब वो सोचेंगे कि अपने फायदे के लिए लेने आ गए हैं। तो मम्मी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसी बातें सोचेंगे, बल्कि वो तो शुक्र करेंगे कि हम उनकी बेटी को बसा रहे हैं। तो मैं अगले ही दिन मम्मी के साथ दिव्या को लेने उनके घर चला गया। तो सामने पैंट शर्ट पहने श्रद्धा किसी लड़के के साथ बहुत ही फ्री होकर हंस रही थी। हमें श्रद्धा दिखाई दी और जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी
तो वह उस लड़के को कोहनी मारकर हमारी तरफ ध्यान करवाया और फिर बिना हेलो नमस्ते किए उसने दोबारा बात करने लगी। न जाने क्यों वो मुझे जानवी की दूसरी कॉपी लगी थी, तो मैंने एक झुरझुरी सी ली और हम उसके पास से गुजर कर अंदर चले गए तो सामने बहुत ही अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़े दिव्या अपने पापा को चाय दे रही थी। हम पर जैसे ही नजर पड़ी तो वो किसी मूर्ति की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। हमें देखकर उसके माँ बाप हैरान होकर खड़े हो गए। तो हमने अपने आने का मकसद बताया कि हम दिव्या को लेने आए हैं। तो दिव्या हैरान होकर हमारी तरफ देखने लगी। दिव्या के माँ बाप को कोई ऐतराज न था और हम यूं दिव्या को लेकर घर आ गए। और उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारे लिए भगवान जो फैसले और इंसान को चुनता है वो ज्यादा बेहतर होता है, उसके अलावा कि जिसके लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन ना तो उससे हमारा नसीब मिलता है और ना ही उस रिश्ते में हमारे लिए दिमागी सुकून होता है। जब से मुझे यह बात समझ आई है तभी से मैं दिव्या का बहुत ख्याल रखने लगा हूँ। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।